जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आशा करता हूँ कि आपने जो कल पढ़ाया था उसे पढ़ लिया होगा। आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन बोलता है कि -5 -1 इंटू 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 को निरूपित कीजिए। बोल रहा है कोई पैटर्न, ठीक है। कहां से लेकर -1 गुणित 5 से लेकर -1 गुणित -1 तक। तो देख लेते हैं, ठीक है। कल मैंने बताया था कि जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा करते हैं तो पुनः हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। तो 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 और माइनस है इसलिए माइनस। इसी प्रकार से 4 के बाद एक हमें पैटर्न दर्शाना है -1 तक, इसलिए 5 के बाद 4, ठीक है। इसी प्रकार से 4 एकम 4 और माइनस में आ जाएगा। 4 के बाद 3, ठीक है, -3, यहाँ पर 2, 2 एकम 2 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1, ठीक है, 1 एकम 1 माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 है, इसके बाद क्या आता है 0, 0 का इसमें भी 0 पर गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। इसी प्रकार से -1 इंटू -1 करेंगे। मैंने बताया था कि जब दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो संख्या प्लस में आ जाती है, इसलिए -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चौथा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें कुछ गुणनफल दिए हैं, उनको उचित गुण कौन से, जो हमने कल पढ़े थे, क्रम विनिमय, ठीक है, और तो कौन सा था, वितरण नियम, ठीक है, याद होगा आपको। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ आपको उदाहरण के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी की आशा करता हूँ कि आप लोग इन्हीं के देखे कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें कौन सा गुण लगेगा कि ये हमारा क्वेश्चन आसान बन जाए। तो देखिए यहाँ पर भी 48 है, यहाँ पर भी 48 है। मैंने कल बताया था बीच में प्लस हो और दोनों तरफ एक ही जैसी संख्या हो तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 48 को क्या करा, उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। अब देखिए 48 यहाँ से निकला, क्या बचा, 1 बचा। 1 का 26 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 26 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर से भी 48 निकाल लिया, कितना बचा, 1 बचा, बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। -36 का 1 में गुणा करेंगे माइनस का 36 आ जाएगा। इतना समझ में आया, आगे करते हैं। इसको ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए कि कौन सा गुण लगाया हमने, वितरण नियम। कौन सा लगाया हमने, वितरण नियम लगाया। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, वितरण गुण का उपयोग करा हमने यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये ऐसा का ऐसा, और जब हम प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, 26 - 36, ठीक है। इसको जब मैं हल करूंगा तो क्या आ जाएगा, -48, ठीक है। जब मैं 26 में -36 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, -10। अब हम जानते हैं कि जब दो है ना, जब हम ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है। तो 48 का मैं 10 में गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 480, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया। किस गुण का उपयोग करा, वितरण नियम का। क्यों, डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हमने किसी गुण का उपयोग करा जिससे हमारा सवाल आसान हो गया। आगे देखते हैं। कि 8 गुणित 53 गुणित माइनस का 125, ठीक है। चलिए मैं चाहूँ तो इसका भी इसमें गुणा कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ गुणों का उपयोग करना है ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए, इसीलिए मैं क्या करूंगा, 8 गुणित माइनस का 125 इंटू 53, ठीक है। समझ में आया। अब मैंने किस गुण का उपयोग करा यहाँ पर, क्रम विनिमय। मैंने बोला था क्रम विनिमय में कि जो पहले होता है उसको बाद में कर सकते हैं, ठीक है, और जो बाद में होता है उसको पहले यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने वही करा यहाँ पर, 125 पीछे था, इससे आगे जाए, इसका क्रम चेंज कर दिया। किस गुण का उपयोग करा मैंने, क्रम विनिमय, ठीक है। पूरा लिख लीजिएगा अच्छे से। अब मैं आसान गुना हो गया मेरे लिए, मैं गुना कर देता हूँ। 8 पंजे 40 की 0 हाई चल गई 4, ठीक है। 8 दूनी 16 4 20 की 0 हाई चल गई 2, 8 एकम 8 2 10। क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है, इंटू 53, ठीक है। ये तो ऐसा कैसा था, इसको रख लिया। अब जब हम 53 में 1000 को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 53,000। पुनः यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक का गुणा करते हैं तो क्या आता है, ऋणात्मक पूर्णांक आता है। ये इसका हो गया। इसमें कौन सा गुण लगा, क्रम विनिमयता का। क्यों, क्योंकि मैंने क्रम चेंज करा था। जी नंबर का देख लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप सी
और बीच के जो भी है कर लेंगे, ठीक है। मैं जी नंबर का बता देता हूँ एक और, ठीक है। क्या बोल रहा है, -17 इंटू -29, ठीक है। देखिए -17 ऐसे रख लिया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये सरल बन जाए, तो ठीक है मैं क्या लिख सकता हूँ 30 + 1, ठीक है। ज्यादा समझ में आ गया होगा। 30 + 1 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 + 1। ये कौन सा गुण हो गया, वितरण नियम हो गया, वितरण नियम, ठीक है। ऐसा लिख देंगे आप लोग। अब देखिए ये 17 इसके साथ भी गुणा में और यही 17 इसके साथ भी गुणा में, गुणा कर देता हूँ। ये माइनस ये भी माइनस, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 17 × 51, ठीक है। 17 का 0 में गुणा करेंगे 0, 17 × 51 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। बीच में आएगा चिन्ह प्लस लगा दिया, ठीक है। माइनस का 17 में प्लस के 1 में गुणा करूंगा, क्या आ जाएगा माइनस का 17, ठीक है। अब देखिए 510 प्लस माइनस माइनस 17, ठीक है। जब मैं 510 में 17 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 0 में से 7 नहीं जाता, उधार लेंगे, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। यहाँ पर कितना 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर कितना बच गया 4, कितना आ गया 493। इसमें कौन सा नियम यूज करा हमने, वितरण। आगे के जो बीच के बच्चे हैं आप लोग इसी प्रकार से कर लीजिएगा, आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, छठा क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्या बोल रहा है कि कमरे का आरंभिक तापमान क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, कम किस दर से कर रहा है, तापमान कम होने की दर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। क्या पूछ रहा है, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे के पश्चात कमरे का तापमान क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि 1 घंटे में यदि 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 घंटे में कितना कम होगा। तो क्या करेंगे 5, ठीक है, 5 × 10, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, क्योंकि कम हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है कम हो रहा है इसलिए माइनस आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। बढ़ता तो क्या था प्लस, कम हो रहा है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो क्या करेंगे, तब कमरे का तापमान क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 40 प्लस माइनस माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। 40 में से 50 गए माइनस डिग्री सेल्सियस। एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, अतः कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 7वां सवाल स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि 10 प्रश्नों वाले एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। और प्रयत्न जिसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं गया उसके लिए 0 अंक दिए जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि सही उत्तर के लिए 5 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक। सही मतलब प्लस होता है, अगर कोई चीज सही है तो हम क्या, हमारा सर उठेगा, कोई चीज गलत है तो हमारा सर नीचे होगा, तो हम माइनस में आएंगे। समझ रहे हैं प्लस माइनस का सिस्टम। चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहन ने 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने। क्या करा, मोहन ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, ठीक है। देखिए एक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, मोहन ने कितने करे 4 प्रश्न सही करे तो 4 पंजे 20, ठीक है। सही उत्तरों के लिए 20 अंक मिले। अब एक बोल रहा है कि गलत के लिए 6 गलत करें तो एक गलत के लिए -2 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो 6 प्रश्न गलत करें तो 6 × -2 हो जाएगा, ठीक है। हम सीखते हुए आए कि एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक आएगा और 6 × 12 हो जाएगा, ठीक है। तब पूछ रहा है कि टोटल कितने अंक प्राप्त करें, तो तब मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हो जाएंगे। देखिए कुल मतलब प्लस करना रहता है, ये प्लस आ गया, ठीक है। तो 20 प्लस माइनस का 12, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 20 में से 12 गए 8 आए, ठीक है, समझ गए आप। तो अतः मोहन के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे 8 अंक होंगे। चलिए सेकंड नंबर का देखते हैं। बोल रहा है कि रेशमा के 5 उत्तर सही है। कितने उत्तर सही है 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत भी है। चलिए देखिए एक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, तो 5 उत्तर के लिए 5 सही उत्तर के लिए कितने 5 × 5 25 अंक मिलेंगे। और एक गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है -2, तो 5 गलत उत्तर के लिए कितना मिलेगा -10। कैसे आएगा बता चुका हूँ, ठीक है। तब पूछ रहा है कि इसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुल बोला है इसलिए प्लस कर देंगे, ये उसके सही थे ये उसके गलत थे, गलत थे इसलिए माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 25 - 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तब आप एक छोटी सी लाइन लिख देंगे कि अतः रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे 15 होंगे।
देखिए अब आशा करता हूँ कि तीसरे में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा देखिएगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आप आसानी से कर लेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं। पूछ रहा है कि एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर कुल लाभ कितना होता है? 8 रुपए प्रति बोरी होता है, मतलब कि एक बोरी पर वो 8 रुपए कमाता है, ठीक है। और स्लेटी सीमेंट बेचने पर, ठीक है, 5 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से हानि कमाता है, ठीक है, हानि कमाता है, ठीक है। चलिए तो आगे इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए नंबर का बोल रहा है कि किसी महीने में वह 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की बेचता है, ठीक है। और 5000 बोरियां सॉरी सफेद नहीं आएगा, यहाँ पर स्लेटी आएगा। 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट की बेचता है। तो पूछ रहा है कि कुल हानि या लाभ कितना होगा। तो देख लेते हैं, एक सीमेंट की बोरी पर लाभ कितना होता है? सफेद सीमेंट की बोरी पर 8000, 8 रुपए, तो 3000 सफेद बोरी बेचेगा तो 3000 गुणित 8 टोटल कितना हो जाएगा? 24000, ठीक है। और एक स्लेटी बोरी बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, तो कुल 5000 स्लेटी बोरी बेची तो हानि कितनी होगी? ठीक है, 25000 की। अब देख लेते हैं कि कुल हानि या लाभ कितना हुआ। देखिए यहाँ पर लाभ से बड़ी हानि हो रही है, यहाँ पर लाभ से बड़ी क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो क्या होगी? कुल हानि ही होगी। जब हम कितने की हानि होगी ये देख लेते हैं। 25000 में से 24000 घटा दीजिए, कितना आएगा? 1000। तो एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, अतः सीमेंट कंपनी को आप लोग पूरा लिखिएगा, कुल मिलाकर 1000 रुपए की हानि होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका बी नंबर का देखते हैं। बोल रहा है कि यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है? 6400, ठीक है। तो कंपनी को सफेद सीमेंट कितनी बेचना चाहिए कि ना तो उसे हानि हो और ना उसे लाभ हो, ठीक है, दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं टोटल कितनी स्लेटी बेची उसने? 64, तो उसे कितनी बेचना चाहिए? मान लीजिए हमने कितनी बेची? 1 बेची, ठीक है। मान लीजिए सफेद सीमेंट की बोरी कितनी बेची? 1 बोरियां बेची। तब देखिए ये स्लेटी सीमेंट का था, स्लेटी सीमेंट की जब 1 बोरी बेचते तो कितना हानि होती? 5 रुपए की। हमने कितनी बेची? 6400 बेची, ठीक है। तो उसमें 5 को गुणा कर देंगे। अब सफेद सीमेंट की 1 बोरी बेचने पर 8 रुपए का लाभ होता है। हमने यहाँ पर सफेद सीमेंट की बोरियां बेची हुई कितनी मानी है? 1 मानी है, तो 1 यूनिट 8 हो जाएगा, ठीक है। इसे हल करते हैं, ठीक है। चलिए इसे हल करना बच्चे जानते हैं। यहाँ पर 8 के गुणा में इधर टाइम पे आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? 6400 गुणित 5 बटे में 800, ठीक है, बराबर एक समीकरण था, समीकरण को हल करना है। अब देखिए इसे हम इस तरह से काट सकते हैं। 8 × 64 कितना बचेगा? 800, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ आगे का 800 गुणित 5 बराबर 1, ठीक है। x क्या है यहाँ पर? सफेद सीमेंट की बोरियां बेची गई, तो इसका गुणा कर देते हैं। 8 बने 40 कितनी? अतः हमें x की वैल्यू क्या आ गई? 4000। अतः आखिर में एक लाइन लिख देंगे कि अतः सफेद सीमेंट की कुल हमें 4000 बोरियां बेचनी पड़ेगी, ताकि हमें ना तो लाभ हो ना हानि हो। यहाँ पर बराबर इसलिए रखा था क्योंकि ना तो हमें देखिए इसके लिए क्या होती? हानि, और इसके लिए क्या होता? लाभ। सफेद सीमेंट पर क्या कमा रहे हैं? लाभ। और क्या हो रहा है? स्लेटी सीमेंट पर क्या हो रही है? हानि हो रही है, क्योंकि हमें ना तो लाभ हो ना हानि हो, इसलिए हमने इसे बराबर रखा था। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 9वां क्वेश्चन करते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित करिए। हमें कुछ पूर्णांक दिए हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है। अब हमें यहाँ स्थानों की पूर्ति करना है। तो -3 में ऐसा क्या गुणा करो कि 27 आ जाए? चलिए मान लीजिए यहाँ पर माइनस नहीं होता, तो हमें पता है कि 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में आता है? 9 बार में आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर -3 है इसलिए हमें -9 लेना पड़ेगा। यदि मैं -9 नहीं लेता हूँ तो एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक का क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा, जिससे -27 आ जाएगा। लेकिन किताब वाले ने हमसे धनात्मक का पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर भी ऋणात्मक कर देंगे, क्योंकि हम पढ़ते हुए आए हैं कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। क्या आ जाएगा? यहाँ पर -9 आ जाएगा। समझ में आ गया है? बी नंबर का आप लोग कर लीजिएगा, सी नंबर का मैं बता रहा हूँ। देखिए
अब देखिए यहाँ पर क्या है, -8 खाली स्थान इंटू -8 इज इक्वल टू -56। तो मैं -8 में ऐसा क्या गुना करूं कि मैं मुझे -56 मिल जाए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये नहीं रहता, ठीक है, तो मुझे पता है कि 8 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है, ठीक है। तो 7 ठीक रहेगा, क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पुनः एक ऋणात्मक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर -9 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। और आप जो बचे हुए हैं उनको भी थोड़ा सा कर लीजिएगा। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और तरीका हो सकता है, मान लीजिए कि खाली स्थान की जगह पर मैं क्या मान लूं, x इज इक्वल टू 27, ठीक है। इस इक्वेशन से हम भली भांति परिचित है, हम 7th में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। -3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27, क्योंकि यहाँ पर गुना में इधर जाकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा x इज इक्वल टू 27 बटे -3, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूँ, भाग कर देता हूँ, तीन नाम 27 होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसलिए पढ़ते हुए आए हैं कि जब ऋणात्मक एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होगा उनका भाग करेंगे तो पुनः एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। कैसा है, x की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे -9। इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, यहाँ पर रिक्त स्थान था, रिक्त स्थान की जगह x मान लो, ठीक है, -8 हो जाएगा बराबर -56 हो जाएगा, क्योंकि -8 इधर गुणा में इधर जाके टाइम मेरा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, -56 अपॉन -8 है ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 8 56 56 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। क्यों, ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि हम पढ़ते हुए आए हैं कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का भाग करेंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। समझ में आ गया। x की वैल्यू कैसे, इसको यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि जितना पढ़ाया है उतना समझ में आया होगा। आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग और इससे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसको एक नोटबुक में उतारते चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए।